अच्छा, यूनिट 5 के अंदर फिर आ जाते हैं क्लब्स एंड सोसाइटीज पे। हमने ट्रेडिशनल बिजनेसेस के बारे में पढ़ा। ट्रेडिशनल बिजनेसेस ट्रेडिशनल बिजनेस किस तरह के होते हैं? जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, प्रॉफिट करते हैं, ठीक है ना। तो वो प्रॉफिटेबल बिजनेसेस के लिए अकाउंटिंग किस किस तरह से होती है? एक अगर बहुत ही छोटा सा बिजनेस है तो उसकी तो आप कह सकते हो अकाउंटिंग कैश बेसिस पे होगी, कि कैश जब आया तो लिखा मिसाल के तौर पे सोल्ड स्टॉक या सोल्ड मर्चेंडाइज, जो भी लिख रहे हो, ठीक है ना। $7,000 का बेचा माल, वो इतना छोटा बिजनेस है तो मैं इसको कर देता हूँ $700 का माल बेचा, चलो ठीक है ना। फिर परचेज स्टॉक $500 का, तो इतने का बेचा, इतने का $200 का हमारा मुनाफा हुआ। ग्रीन से लिखना चाहिए था मुझे, $200 का हमारा मुनाफा हुआ। इसी तरह फिर बिजली का बिल पे किया तो माइनस किया, ये किया वो किया, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ किस बेसिस पे हो रहा है? कैश बेसिस पे। जब पैसा आया तो उसको इनकम कंसीडर कर लिया, जब पैसा गया तो उसको एक्सपेंस कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये नहीं देखा कि वो पैसा जो आया है वो अर्न कब हुआ है और जो पैसा गया है वो कंज्यूम कब हुआ है, ये नहीं देखा। वो एक्रूअल बेसिस में होता है। कैश बेसिस वाला सिंपल है, जब पैसा आया तो इनकम है, जब पैसा गया तो एक्सपेंस है। इनफैक्ट वो अक्सर ये भी कर लेते हैं कि चेयर्स खरीदी बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस कर दिया, हालांकि वो चेयर्स चलेंगी 1 साल 2 साल 3 साल, साल के अंदर खत्म हो जाए तो चलो एक्सपेंस। लेकिन 2-3 साल चलने वाली चेयर्स है, लेकिन जिस साल खरीदी पहले साल ही उसको कर दिया वो एक्सपेंस है। तो इसका मतलब बिजनेस जब स्टार्ट हो रहा है, जितना पैसा ओनर लेके आ रहा है उसका जितना पैसा उसमें से आ रहा है वो कह रहे हैं कि सारा एक्सपेंस। हालांकि जो बिजनेस स्टार्ट में इतना सारा जो खर्चा होता है, उसमें कितना फर्नीचर आता है, कितना इक्विपमेंट आता है, सारा सालों साल चलने के लिए होता है, लेकिन आपने पहले साल का एक्सपेंस बना दिया उसको। तो कैश बेसिस के अंदर पहले साल तो आप समझ लो प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस ही आएगा, लेकिन दूसरे साल के अंदर वो सारी चीजें जो है ना, पहले साल में जो एक्सपेंस आउट हो गए दूसरे साल के अंदर एक्सपेंस नहीं होंगी, तो दूसरे साल प्रॉफिट आने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन कैश बेसिस पे काम हो रहा है। कैश बेसिस बिजनेस में क्या होता है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल 2020 के अंदर आपने बहुत सारी कोई सर्विसेज दी थी, लेकिन उसकी पेमेंट आपको रिसीव हुई है 2021 में, तो आप कह रहे हो 2021 के अंदर की इनकम है, हालांकि सारा काम तो आपने 2020 में किया था। कैश बेसिस बिजनेस बेसिस पे कि जब पैसा आया तभी इनकम काउंट किया, जब पैसा गया तभी एक्सपेंस काउंट किया। 3 महीने का रेंट है पिछले साल का पेंडिंग, वो इस साल अगर मैं पे कर रहा हूँ, पे इस साल कर रहा हूँ तो मैं इस साल का एक्सपेंस बना रहा हूँ कैश बेसिस बिजनेस में। ये नहीं देखा कि पिछले अकाउंटिंग ईयर के 3 महीने थे, वो पिछले साल से ताल्लुक रख रही है ये वाली कंजम्पशन। अक्रूवल बेसिस लेकिन ऑन दी अदर एंड डिफरेंट है। वो कहता है जब अर्न हो जाए तब की इनकम का अकाउंट करो, चाहे पैसा रिसीव हो ना हो। जब कंज्यूम हो जाए तब का एक्सपेंस काउंट करो, चाहे पैसा गया हो या ना गया हो। और जब तक कंज्यूम ना हुआ उसका एक्सपेंस अकाउंट करो। तो अगर एक अक्रूवल बेसिस बिजनेस है तो जब वो मोटर व्हीकल या इक्विपमेंट खरीदेगा तो उसको वो एसेट कंसीडर करेगा, वो उसको एक्सपेंस नहीं कंसीडर करेगा, उसको रेवेन्यू एक्सपेंस कंसीडर नहीं करेगा, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंसीडर नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, ये मेरा एसेट है, क्योंकि वो 3 या 4 साल चलने वाला है। फिर 4 साल में उसको एज एन एक्सपेंस डिवाइड करेगा, किस नाम से? डेप्रिसिएशन के नाम से। क्लियर है कि कोई नॉन करंट एसेट लिया वो 4 साल तक चलता रहेगा, तो हर साल उसको डिवाइड, उसके टोटल कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से। क्लियर? तो बड़ा वाज़ेह फर्क है एक्रूवल बेसिस की अकाउंटिंग और कैश बेसिस की अकाउंटिंग में। और ये फर्क कब आता है भाई? एक छोटा बिजनेस है बहुत, जो अफोर्ड नहीं कर सकता एक अकाउंटेंट जो जानता हो एक्रूवल बेसिस की अकाउंटिंग को, तो अगर आपको एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ा एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग के लिए बाकायदा, और वो अकाउंटेंट की सैलरी बहुत ज्यादा है, अगर इतना बड़ा तो मेरा बिजनेस नहीं है, तो उस अकाउंटिंग को एक्रूवल बेसिस की अकाउंटिंग करने से जितना फायदा होना है उससे ज्यादा बड़ा तो एक्सपेंस है। उस बंदे की सैलरी पे करनी पड़ रही है इतनी ज्यादा, जो ये वाली अकाउंटिंग जानता है। तो वो बिजनेस कहेगा नहीं भाई, मैं जो एज एन ओनर सिंगल बंदा हूं, मैं ओनर होते हुए जो कर सकता हूँ करने को कैश बेसिस में, मैं वही करूंगा, ठीक है। तो वो ही करता रहेगा, ऑल्दो उसको स्केल अप नहीं हो सकता इस वाली अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है, लेकिन एक हद तक करेगा उस कैश बेसिस पर अकाउंटिंग। फिर जब उसको लगेगा स्केल अप हो गया, अब मामला संभल नहीं रहा साथ, तो फिर वो प्रॉपर अक्रूवल बेसिस की अकाउंटिंग में जाएगा, जिसमें प्रॉपर आपके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होगी, ठीक है ना। सिर्फ ये डेबिट, सिर्फ वो पैसा आया और पैसा गया से पूरा काम नहीं होगा उसका, ठीक है। बहरहाल, तो जैसे एक बिजनेस के बारे में जो कि प्रॉफिट कमाता है, ये वाली बात की जा सकती है। तो इसी तरीके से एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट कहो या नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड, एनपीओ कहलाती है। चलो, एनपीओ ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बिजनेस नहीं, जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनी, जिनका मकसद है कि वो किसी का वेलफेयर करें, या बहुत सारे लोग मिलकर एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं अपने आपके वेलफेयर के लिए। मिसाल के तौर पे एक लाइब्रेरी खोल ली, अब 10 बंदों ने 10 बुक रीडर्स हैं, उन 10 बुक रीडर्स ने कहा यार हम 10 को इतनी इतनी बुकें खरीदनी पड़ती हैं, हम क्यों ना एक काम करें,
कि हम 10 एक एक बुक खरीद लेते हैं, और मैं जब पहली बुक पढ़ लूंगा तो तुम्हें दे दूंगा, तुम अपनी पढ़ लोगे तो मुझे दे देना, बुक शेयरिंग करते रहेंगे। काश ये सही है। तो एक दफा हो गया ऐसे, 2 दफा हो गया, फिर तीसरा दफा हो सकता है तीसरी दफा जब खरीदने जा रहा हो तो सोच रहा हूँ कि यार एक काम करते हैं, इतनी सारी किताबें जमा हो गई, एक जगह किराए पे ले लेते हैं छोटी सी, हम जब सब इंटरेस्टेड ही हैं इस चीज को, और अपने हमारे बुक रीडिंग क्लब बना लेते पूरा, और मेंबर्स बैठ कर लेते, तो जगह किराए पे ली, ठीक है, उस जगह पर थोड़ा फर्नीचर वगैरह डाला, फिर जो भी किताबें पहले से पड़ी थी वहां डाल दी, और मजीद किताबें खरीदी और वहां डाल दी, और उसके अंदर एक मेंबरशिप बना दी कि भाई मंथली मेंबरशिप इतनी होगी हमारी। तो वो जो मेंबरशिप फीस जमा होगी उस रीडिंग क्लब के अंदर, वो मेंबरशिप फीस क्या क्या करेगी, किराया देगी उस जगह का, बिजली का बिल देगी उस जगह का, और अगर आपने एक अटेंडेंट रखा हुआ लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी बन गई है भाई, तो अटेंडेंट को पैसे जाएंगे, और अब क्या है वो रीडर जाके उस जगह पर भी पढ़ सकते हैं सुकून से, वो मेंबर जमा के, सही। तो अब इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये नहीं कि मेंबर की फीस कलेक्ट होगी, जो जो पैसा ज्यादा हो रहा है तो वो आपस में बट रहे हैं ना, वो पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है, वो किसी एक के नाम से नहीं हो रहा, बल्कि वो एक्यूमुलेट हो रहा है पैसा, सारे बिजली का बिल देके, रेंट देके, और बंदा करके रखा, उसकी सैलरी देके भी कुछ पैसा बच रहा है ना, तो वही पैसा मजीद किताबें खरीदने में काम आएगा, या अब पंखे हटा के एसी लगाने में काम आ जाएगा, समझ लो, या सोलर पैनल्स लगाने में काम आ जाएगा, बिजली का बिल फ्यूचर में काम आए, या मेंबरशिप की फिर चार्जेस कम करने में काम आ सकता है, क्लियर। तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट है, ये आपने क्लब बना दिया। इसी तरीके से आपका कोई कोऑपरेटिव हो सकता है, बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ाई कि हम एक एक्टिविटी करना चाह रहे हैं जो हम शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, मिसाल तौर पर हम 500 फार्मर्स को 500 किलोमीटर दूर से कुछ सीड्स मंगवाने हैं, ठीक है ना, वो 500 किलोमीटर दूर हम 500 जाके अलग अलग टिकट्स लगेंगे आने जाने के, तो इससे बेहतर ये है कि हम 500 मिलके एक रिप्रेजेंटेटिव चुने, उस बंदे को पैसे दे, वो जाए वहां पर, और वो एक ही सुजुकी भर के या एक ही डिलीवरी वैन भर के उसके अंदर जो है ना वो ले आए माल सारा, और फिर हम जो भी खर्चा होगा ना आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसमें क्या है, ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी आपने की, लेकिन इसी एक्टिविटी का अगर आपने पूरा वो बना दिया कि भाई अब हमने एक ना एक वेयर हाउस खरीद लिया, एक स्टोर खरीद लिया, और इस स्टोर में जब माल खत्म होगा तो एक वो स्टोर के अंदर जो बंदा रखा वो जाएगा 500 किलोमीटर दूर, वहां से माल लेके आके यहाँ जमा करने का, जिस जिसको चाहिए होगा माल निकालता जाएगा, और ऑन कॉस्ट बस पैसे देता जाएगा उस स्टोर के अंदर, तो स्टोर इसलिए बना है हमारा। तो एनीथिंग लाइक दैट, दैट इज ऑल्सो व्हाट नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी। तो इसी बात को समझते हुए हम क्लब अकाउंट्स का स्टार्ट करने लगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। एनजीओ भी आपने नाम सुना होगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कौन सी होती है, जैसे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, लोगों के वेलफेयर का काम करती है, तो गवर्नमेंट तो है लोगों के वेलफेयर का काम करने के लिए, तो पब्लिक के वोट चाहिए, ठीक है। अगर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है तो मतलब ये कि गवर्नमेंट वाले काम कर रही है, लेकिन कोई प्राइवेट लोगों ने मिलकर कोई चैरिटी बना दिया, वो गवर्नमेंट का जैसे काम करने वाले इदारे हैं, इंडस हॉस्पिटल है, शौकत खानम हॉस्पिटल है, ठीक है, या कोई भी खिदमत खल फाउंडेशन, कोई भी इस तरह की ट्रस्ट बनी हुई है, तो वो सारे गवर्नमेंट वाले काम जो करना है ना, लोगों के वेलफेयर वाला काम, वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अगर कर रही है तो वो भी एक तरह की हमारी एनपीओज ही है, नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो चैरिटीज हो गए या कोई क्लब्स हो गए, क्लब्स ये नहीं है कि जनरल पब्लिक वेलफेयर के लिए, क्लब क्या होता है, वो जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए नहीं होते, बल्कि सेम इंटरेस्ट शेयर करने वाले तमाम लोग अपना क्लब बना लेते हैं, गोल्फ क्लब बना लिया, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक बंदा नहीं कर सकता, तो सबके मेंबरशिप चार्जेस कलेक्ट हो गए, और उससे एक जगह पूरी अफोर्ड कर दी गई, अब सारे गोल्फ की जो इंटरेस्ट रखते हैं वो जाके उस जगह पर खेल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चैरिटीज, क्लब्स या कोई सोसाइटी से मुराद एक ही कम्युनिटी के लोग अपना कम्युनिटी का एक ऑफिस बना लेते हैं, ठीक है ना, वो कम्युनिटी का एक ऑफिस है, वो उस पूरी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करता है, तो वो एक सोसाइटी ऑफिस चला, या फिर गेटेड सोसाइटी, हाउसिंग गेटेड कोई हाउसिंग सोसाइटी हो सकती है कि तमाम फॉर एग्जांपल टीचर्स सोसाइटी, ऐसा फॉर एग्जांपल टीचर सोसाइटी के नाम से एक जगह है, तो वो एक गेटेड सोसाइटी जहां पर बहुत सारे घर बने हुए हैं, ठीक है ना, और वहां पर कोई जरूरी नहीं टीचर्स जो बहरहाल वो एक नाम दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पता भी इस तरह के गेटेड सोसाइटीज होते हैं, तो कोई भी इसी तरीके से बिजनेसमैन जो एंटरप्रेन्योर सोसाइटी बन गई, किसी भी नाम से कोई सोसाइटी बनती है, वहां पर क्या है, एक तरह के लोग जो है ना वहां पर घर ले लेते हैं सारे, और एक गेट और गेटेड कम्युनिटी बनती है, एक गेट होता है, बाउंड्री वॉल्स होती है, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, ताकि उनके अंदर सिक्योरिटी सिक्योर रहे सारा, और वहीं वहीं उनके बच्चे अंदर खेल कूद सके, और सब बहुत सारे किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी बहुत सारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी सोसाइटीज बना दी जाती है, हाउसिंग सोसाइटीज, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उन सबके हाउसिंग एक जगह दे दी जाए कि वो सारी जो है ना वहां पर रह के अपने एक्सपेंसेस शेयर कर ले, तो आसान। तो इस तरह की सोसाइटीज सब नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, ऐसा नहीं कि इसके मेंबर से जो पैसा जमा हो रहा है प्रॉफिट की नीयत से हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि जितने अखराजात है उस सोसाइटी के या उस क्लब के उससे ज्यादा पैसा जमा हो जाए, तो वो ज्यादा पैसा जमा होगा तो वो री इन्वेस्ट उसी जगह पर होगा, उसी को और इम्प्रूव करने के लिए, क्लियर है। सो आपके ट्रेडिशनल बिजनेसेस वर्सेस क्लब्स एंड सोसाइटीज के अंदर एक फर्क, मतलब ये के अंदर फर्क क्या है, उसके आसपास क्या लिखे हुए और फर्क क्या लिखे हुए, जैसे
हमारे आमतौर पे जो बिजनेसेस हैं, चाहे वो प्राइवेट, चाहे वो पार्टनरशिप हो, सोल प्रोप्राइटर हो, या कोई कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, उन सबका क्या काम है? प्रॉफिट कमाना, गुड्स या सर्विसेज सेल करके। जबकि एक क्लब सोसाइटी क्या है, वो अपने मेंबर्स को या जो भी उनके पब्लिक है जिनके लिए खुली है, उनको किसी किस्म की सर्विसेज फराहम कर रहा है, ठीक है ना, जिसके लिए प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रहे। तो ये सारे फर्क मौजूद है यहाँ पर। एक फर्क के ऊपर मैं यहाँ जरूर आ जाऊंगा। ट्रेडिशनल बिजनेसेस के अंदर आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ इस तरह की होती है, एसेट्स इक्वल्स टू ओनर्स कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। लेकिन क्लब सोसाइटीज या कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ओनर्स होते ही नहीं, तो ओनर्स इक्विटी नहीं होगी, ठीक है ना। क्या होगा? एसेट्स बराबर होंगे किसके? लायबिलिटीज प्लस अक्यूमुलेटेड फंड्स। अक्यूमुलेटेड फंड्स मतलब क्या? कि तमाम असासों में से अगर तमाम हमारी लायबिलिटीज माइनस कर दें, कि हमारे टोटल एसेट्स उसमें से लायबिलिटीज हटा दें जो हमें पे करनी हो उन एसेट्स के लिए, तो बाकी जो एसेट्स का बचा हुआ हिस्सा है, जो नेट एसेट्स हैं, वो कैपिटल के बराबर तो नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस तो है नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फिर किस नाम से रखेंगे? अक्यूमुलेटेड फंड। अक्यूमुलेटेड फंड का मतलब जो तमाम मेंबर्स से पैसा जमा हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन वो इसका मतलब अक्यूमुलेटेड फंड का मतलब ये नहीं कि ये पैसा हमको वापस रिटर्न होगा। जबकि ओनर्स कैपिटल का मतलब क्या है? के अंदर क्या है कि जो ओनर्स कैपिटल वाला हिस्सा होता है ना, कि कल को अगर एसेट्स बिक गए सारे, तो लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद जो पैसा है वो ओनर्स में तकसीम हो जाएगा। लेकिन क्लब सोसाइटी के अंदर ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बनते हैं हमारे किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस के लिए, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस का की अकाउंटिंग कैश बेसिस पे भी हो सकती है और एक्रूअल बेसिस पे भी हो सकती है। लेकिन एक्रूअल बेसिस के ऊपर करने में ज्यादा फायदा उस बिजनेस को अगर वो बड़े स्केल के ऊपर है, तो क्योंकि एक्रूअल बेसिस में बड़ी क्लासिफिकेशन अच्छी होती है, मतलब कैटेगराइज हुआ होता है सब कुछ। अगर डेटर्स हैं तो उनके अलग टी अकाउंट्स होंगे, क्रेडिटर्स हैं उनके अलग टी अकाउंट्स होंगे। ये नहीं कि कैश आया कैश गया कैश आया, मतलब फिर बार बार हमें निकालना पड़ेगा हिसाब किताब। कोई भी छोटा, अगर हमें फॉर एग्जाम्पल पूरे साल हमने रेंट कितना दिया, तो सारे रेंट के जो है ना अलग अलग देखेंगे, पेमेंट्स रेंट की कौन कौन से, उनको कैलकुलेटर पे टोटल करेंगे, ठीक है। अलग अलग अकाउंट्स ऐसे मेंटेन्ड नहीं होना कैश बेसिस के अंदर, आप कह सकते हो ऐसा मसला है। तो जिस तरीके से एक्रूअल बेसिस की अकाउंटिंग और कैश बेसिस की अकाउंटिंग में जिस तरह से डिफरेंस है, वैसा ही डिफरेंस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर फर्क आता है। मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से एक बनता है क्लब अकाउंट्स के अंदर। ये आप देखोगे, अभी मैं ऐसे ही नाम बता रहा हूँ इवेंचुअली। बस कहने का मकसद ये है कि आपकी कैश बेसिस की अकाउंटिंग जैसी होती है ना, वैसे ही रिसीट पेमेंट का टी अकाउंट होता है किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस में। समझ नहीं आई होगी बात, कोई बात नहीं, इसको अभी यहाँ देखोगे समझ में आ जाएगी। पहले मैं एक मिसाल सामने रखता हूँ। एक आपने मिलके क्लब बनाया, लाइब्रेरी वाली मिसाल ही लेते हैं। वो आपने बुक रीडिंग क्लब बनाया और उसके अंदर एक लाइब्रेरी बाकायदा आप लोगों की बुक रीडिंग क्लब की है। मिसाल के तौर पे आप अराउंड दोस्त यार मिल के, ऑनलाइन भी बहुत सारे फ्रेंड कर करा के, एक ही मोहल्ले के हैं, करीब करीब के हैं, तो मिल के उन्होंने सारा पुल अप किया रिसोर्सेज को। 100 मेंबर्स हैं, उन्होंने मिलकर सोचा कि यार हर बंदा जो है ना महाना 2000 रुपये दे देगा, क्योंकि हम महीने की तकरीबन 2000 की किताब तो एक ले ही लेते हैं, तो क्यों ना हम 2000 ऐसा डोनेशन दे दें उस क्लब के अंदर, ठीक है। और हम इस तरह से एक अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं। तो अब आपने क्या किया, आपने बाकायदा 2 रूम की जगह ले ली, एक रूम ये, एक रूम ये, दोनों में 50-50 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। 2-4 टेबल्स हैं राउंड, जो भी है, चेयर्स हैं, गोल टेबल भी है कोई अलग अलग तरह की, और यहाँ पर भी है ना गोल टेबल है, स्क्वायर टेबल, अलग अलग, बस 50-50 पर्सन की कैपेसिटी है। 100 लोगों की कैपेसिटी है जगह पर। ये रख दिया मेंबर्स के लिए, ये वाला रूम रख दिया एक्सक्लूसिवली मेंबर्स के लिए, और ये वाला रूम जो है वो पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, ठीक है, लाइब्रेरी के तौर पे। अब इस तरह का जो भी आपका बिजनेस है, वो अपना इस तरह की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सोर्सेज ऑफ इनकम, पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, ये मैं टी अकाउंट बना रहा हूँ ताकि टी अकाउंट में समझाऊं। पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है? मेंबरशिप की सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन से पैसा आ सकता है। इसी तरीके से जो जनरल पब्लिक है उनको आप एंटर होने दे रहे हो, तो हो सकता है उनकी तरफ से कोई डोनेशन बॉक्स भी रख दो कि वो डोनेट भी कर सकें, डोनेशंस भी आ सकते हैं। जनरल पब्लिक को अलाउड नहीं है कि वो किताब लेके जाएं, वो वहीं पढ़ेंगे बैठ के, इशू नहीं होगी उनको बुक। मेंबर्स को क्या है, बुक भी इशू हो सकती है, एक फर्क रखा। और मेंबर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव रूम रखा, हो सकता है वो एयर कंडीशन हो, थोड़ी फैसिलिटी ज्यादा हो, ठीक है। बहरहाल तो इनकी तरफ से डोनेशन भी आ सकते हैं। अब कोई बंदा सेल्फ स्टडी करने के लिए आ रहा है, लाइब्रेरी खामोश चाहिए, तो ऐसा होता है ना कि आप जहाँ के खामोश एनवायरमेंट में स्टडी करना चाह रहे हो, तो वहाँ ऐसी लाइब्रेरी बनी हुई है, वहाँ पैसे वैसे कुछ नहीं, लेकिन अपने दिल से एक पूरी प्रिपरेशन वहाँ से किया, तो एक दिन फिर आपको ख्याल है नहीं यार मैं यहाँ पैसा डालता हूँ, या मैंने बहुत
जो है ना पढ़ा है और बहुत सुकून से पढ़ा है, सही, ऐसा हो सकता है ना। सो ये दो दो जगह से पैसा आ सकता है। इस टी अकाउंट का नाम है रिसीट्स, तो रिसीट्स वाली साइड है, एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है। तो एक तरह से बैंक अकाउंट ही समझो, या कैश बुक होती है जिस तरह के डेबिट साइड पे पैसा आने की सोच होते, क्रेडिट साइड पे जाने वाला है, ठीक है। पैसा जा कहां सकता है, शुरू में तो फर्नीचर खरीद लिया, पहला साल अगर तो फर्नीचर खरीद लिया तो उसमें पैसा जा सकता है, ठीक है। बुक्स खरीद ली, उसमें पैसा जा सकता है। लाइब्रेरियन की सैलरी है, ठीक है ना, सैलरी। फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल, हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस जैसा होता है, इलेक्ट्रिसिटी, सही। अच्छा, इसमें और पैसा कहां से आ सकता है, हो सकता है इस लाइब्रेरी की सब कैंटीन भी हो, तो उस कैंटीन का जो भी माल बिकेगा तो कैंटीन सेल्स, तो वो भी इनकम ही है। फिर कैंटीन का माल खरीद भी तो रहे हो, ठीक है ना, तो स्टॉक खरीद रहे हो कैंटीन के लिए, कैंटीन स्टॉक, तो पैसा जा रहा है, ठीक है। तो साल के शुरू में अगर कोई पैसा था, इतना मजीद आया, इतना चला गया, तो साल के आखिर में इतना पैसा बचा। दैट्स हाउ इट इज। अब इसमें कोई अचानक से पूछ ले कि यार ठीक है हमारे जो है ना वो क्या कहते हैं, कोई स्पेसिफिकली कितने हमारे मेंबर्स है जिनका डोनेशन आना बाकी रह गया, तो अब आप अलग से यहाँ पर नोट्स लिखोगे, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, मतलब नोट्स डाले जा रहे हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अलग से कुछ है। पूरे साल इलेक्ट्रिसिटी की मंथ में आपने बताया इतना गया, लेकिन कोई स्पेसिफिक मंथ की बात करें अगर तो उसमें कितना गया, तो फिर वही पूरा हिसाब किताब जो है ना खोल के देख लो, मतलब कोई कैटेगरी नहीं बनी हुई कि इलेक्ट्रिसिटी का एक अलग से टी अकाउंट बनाओ, सही, एक ही टी अकाउंट में पूरी अकाउंटिंग हो रही है। ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है, ठीक है, बिल्कुल कैश बुक की तरह है, बिल्कुल ऐसा है कि एक बिजनेस सिर्फ कैश बुक बनाया गया। इसको छोटे पैमाने पे तो आप चला सकते हो, लेकिन अगर एक ऐसा बिजनेस, चलो लाइब्रेरी तो चल गई, लेकिन अगर एक ऐसा बिजनेस जिसका इक्विपमेंट हो, फर्नीचर हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, जिसकी लाइबिलिटीज हो, कि किसी से उधार मान लिया, यहाँ तो स्टॉक जितना परचेज किया उसके उतने पे जितने के पैसे दे दिए, ऐसा भी तो हो सकता है कुछ पैसे देना बाकी रहेगा, जो देना बाकी रहेगा आप यहाँ नोट डाल लो कि नोट नंबर 32 स्टॉक क्रेडिटर्स जो है वो इक्वल्स टू मिसाल के तौर $50 या $500 तक का स्टॉक के जो है ना क्रेडिटर्स हमारे, जिनको हमें पैसे देने हैं, सप्लायर्स हैं, तो ये नोट्स डाले जा रहे हो। लेकिन अगर आप एक्चुअल बेसिस पे कर रहे होते तो बाकायदा क्रेडिटर के नाम से एक अकाउंट होता है उसमें, क्योंकि एक से ज्यादा टी अकाउंट्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो बहरहाल अगर कोई बड़ा बिजनेस है जिसके अपने एसेट्स लाइबिलिटीज हैं और अपने एक्यूमुलेटेड फंड है प्रॉपर, और वो फिर ये वाला मेथड अडॉप्ट करेगा अकाउंटिंग का, कि जिसके अंदर एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्ट करेगा, कि जिसके अंदर जैसे कि इनकम स्टेटमेंट बनती है ना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में, तो इसमें क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट के नाम से, इनकम स्टेटमेंट की जगह, और बैलेंस शीट की जगह इसमें बनता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जैसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट कह दो बनती है, इसमें जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से बनता है, ठीक है ना, बैलेंस शीट है। तो ये मिला के मूल मिला के क्या है, ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपका होना शुरू हो जाएगी, कि आप रिसीट और पेमेंट अकाउंट को रद्द करके थोड़ी और प्रॉपर अकाउंटिंग करना शुरू हो जाओ। क्लियर? तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है फिलहाल, लेकिन खाली ये आप रीड करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि रिसीट पेमेंट अकाउंट के फीचर्स क्या है, कि इसमें सिर्फ कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो, जिस तरह से कि पैसा जहां जहां से आया वो डेबिट साइड पे लिख दिया, जहां जहां गया वो क्रेडिट साइड पे लिख दिया, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग बैंक बैलेंस होता है, जैसे कैश बैंक बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग, या ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है ना, बैंक के केस में तो ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है कि नेगेटिव बैंक बैलेंस भी ब्रॉट डाउन हो सकता है, तो वो क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन होगा, और ओवरड्राफ्ट का जो क्लोजिंग होता है वो डेबिट साइड पे होता है, ठीक है। ऑल्दो कैश के केस में नेगेटिव नहीं होता, कभी भी कैश के केस में ब्रॉट डाउन वहां नहीं कर देना, ठीक है। अच्छा, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो रिसीट है पेमेंट अकाउंट है वो फर्क नहीं करता कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह लो या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कह लो, मतलब रेवेक्स कह लो या ओपेक्स कह लो, ये क्या होता है, ये आपके मंथली रनिंग खर्चे होते हैं जो आपकी कंजम्पशन हर मंथ की हो रही है या ईयर के अंदर हो गए। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये बड़े खर्चे हैं जो सालों साल चलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इक्विपमेंट लिया आपने, तो एक्रूअल बेसिस पे अगर अकाउंटिंग हो रही है ना, तो कहेगा कि भाई इक्विपमेंट आपका जो है वो 5 साल अगर उसकी यूजफुल लाइफ है, तो आप उसको पूरे का पूरा, अगर मिसाल तौर पर आपने जो है 20 लाख का इक्विपमेंट लिया टोटल, 20 मिलियन रुपीज 2 मिलियन रुपीज का इक्विपमेंट लिया, वो 2 मिलियन रुपीज का इक्विपमेंट लिया तो है आपने, फोटोकॉपियर मशीन है ली हुई उस लाइब्रेरी के लिए, और किसी किस्म के कंप्यूटर वगैरह भी लिए हुए हैं, तो उनकी तो साल, उनकी जो यूजफुल लाइफ है तकरीबन 5 साल एस्टिमेट कर रहे हो अगर आप, तो ये 2 मिलियन का जो आपका खर्चा है
एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या करती है, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर गिनती है कि साल से ज्यादा चलने वाले खर्चों में शामिल होगा, तो इसको हम बैलेंस शीट में एसेट्स के तौर पर लिखेंगे। जबकि कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या करती, उसको भी खराजात में डाल देती। कैश बेसिस अकाउंटिंग बिल्कुल वैसी होती है जैसे रिसीट्स एंड पेमेंट का टी। तो रिसीट्स एंड पेमेंट के टी के पास कोई तीसरी जगह ही नहीं है, कोई बैलेंस शीट ही नहीं है कि जिसमें लेके जाते हो, तो सीधा सीधा रिसीट्स एंड पेमेंट के टी के अंदर क्रेडिट साइड पे लिख देगा इक्विपमेंट के नाम से 2 मिलियन रुपीज, 30 पर कॉमन ले रहा हूं, ठीक है ना, कि मेरा खर्चा है, सही है। तो आपके पास एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर प्रॉपर इक्विपमेंट के तौर इसको एक एसेट के तौर पे आप ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, और इक्विपमेंट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पे लेके जाते हैं, राइट। तो बिल्कुल अगर ऐसा कोई बिजनेस है कि जिसके अपने नॉन करंट एसेट्स है तो उसके लिए ये होना चाहिए, लेकिन रिसीट्स और पेमेंट्स अकाउंट ये नहीं करके दे रहा। तो आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी जो सिर्फ रिसीट और पेमेंट अकाउंट्स बनाती हैं, वो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को अलग अलग नहीं गिनती, बल्कि एक ही टी अकाउंट के अंदर फर्नीचर को मतलब रिसीट पेमेंट के अंदर देख रहे हो फर्नीचर लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे कि फर्नीचर के मद में इतना पैसा गया, तो उसकी एक पूरी डिटेल नीचे मिसाल भी बनी हुई है अल मंसूरा जिमखाना के नाम से। तो आप ये जब पढ़ेंगे ना, इसी तरीके से ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं रिसीट पेमेंट अकाउंट के, इसी तरीके से एक पॉइंट लिखा है, ये इट्स मोर लाइक कैश बुक। रिसीट पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैश बुक की तरह होता है, लेकिन यह है कि ये साल के आखिर में बनते हैं, तो उसमें डेट्स वेट डालना जरूरी नहीं है कोई, ठीक है। रिसीट पेमेंट अकाउंट जो है ना बनता है 31 तारीख को, तो उसमें कोई डेट डालने की जरूरत नहीं है। 31 से मुराद जब भी आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है, तो कोई डेट डालने की जरूरत नहीं है। बहरहाल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स को मद्देनजर रखते हुए सॉल्व करना है। अल मंसूरा जिमखाना ये एक बहुत बड़ा क्लब है जिसके अंदर फैसिलिटी मतलब बहुत सारी आउटडोर और इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, ठीक है, और एक उसके अंदर जिम भी मौजूद है और साथ में एक रेस्टोरेंट भी मौजूद है, ठीक है, उसके मेंबर्स के लिए। तो ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर एंडिंग ऑन 30 सितंबर 2024, जो आपका अकाउंटिंग ईयर है 1 नवंबर 2023 से लेकर पहली अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक चल रहा है जो अकाउंटिंग फिस्कल ईयर आपका, उसमें क्या हुआ, इसकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज कुछ इस तरह से आगे बताई जा रही है, ठीक है, कि बहुत सारे जो है ना एक्सपेंडिचर्स इनकर किए गए, ठीक है, ताकि वो अपने मेंबर्स को बहुत अच्छी से हाई क्वालिटी सर्विस फराहम करके दे सके। तो बैंक बैलेंस एट स्टार्ट $1 मिलियन। अब ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आप बना रहे हो अगर, तो आप यहाँ पर इमेजिन करो इसको, बैंक बैलेंस एट स्टार्ट है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं है कि वो नेगेटिव बैलेंस है, तो उसको $1 मिलियन पॉजिटिव बैलेंस के तौर पे लिख दिया आपने, ठीक है, एक टी अकाउंट बना के रिसीट्स पेमेंट्स का। उसके बाद द क्लब हैज सेवरल सोर्सेज ऑफ मॉनेटरी इनफ्लोज, फिर इनके बहुत सारे इनफ्लोज हैं कि जिसके जरिए वो पेमेंट करता है इस क्लब की। जैसे हमारे टी अकाउंट के अंदर क्या क्या पॉसिबल इनफ्लोज हमने लिखे हुए हैं कि भाई कोई सब्सक्रिप्शन हो सकती है, या कोई भी XYZ सन्ड्री का मतलब मिसलेनियस कोई भी रिसीट्स हो सकते हैं, जैसे कोई पुराना आपने फर्नीचर बेच दिया इस तरह से करके। इस तरीके से गवर्नमेंट की ग्रांट मिल सकती है, कैंटीन की सेल्स से पैसा आ सकता है, या कोई स्पॉन्सर किया जा रहा है टूर्नामेंट आपके मैदान वगैरह में, तो वो उस जो भी स्पॉन्सर्स है उन्होंने आपके क्लब को पैसा दिया हो सकता है कि भाई हम एज ए स्पॉन्सर आपको पैसा दे रहे हैं इस टूर्नामेंट को कराने के लिए, तो सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं सारे। तो यहाँ पर बता रहे प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू या प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इस क्लब के लिए क्या है, सब्सक्रिप्शन। उसके मेंबर्स, ये जिम खाना जो है उसके बहुत सारे मेंबर्स हैं जो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, और पूरे साल की सब्सक्रिप्शन बन रही है $16.4 मिलियन का, अच्छा खासा बड़ा सेटअप है। इतने बड़े नंबर को देख के लग रहा है कि ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पूरा नहीं उतरना चाहिए, सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ही नहीं भरना चाहिए, लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे इसका, ठीक है, आप लोग बनाएंगे, मतलब एज अ क्वेश्चन दे रहा हूँ ये मैं आपको, ठीक है। फिर नोटेबली रेस्टोरेंट की सेल्स हुई, ठीक है, बहुत सारी रेस्टोरेंट्स की सेल्स, जैसे यहाँ पर है ना कैंटीन सेल्स, तो रेस्टोरेंट सेल्स भी आ सकती है। ये तो मैंने जो जो हो सकता है पॉसिबल वो सारे नाम लिख दिया ना, वो तो पीछे फॉर्मेट है खाली। तो रेस्टोरेंट की $40 मिलियन की सेल हुई पूरे साल, ठीक है। इसके अलावा क्लब ओपन्स इट्स रेसिंग ट्रैक टू नॉन मेंबर्स ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स। फिर इसके अलावा क्लब का एक और सोर्स ऑफ रेवेन्यू ये है कि वो सुबह के वक्त जो जॉगिंग के लिए लोग आते हैं, एक्सरसाइज के लिए आते हैं, तो उनको अपना रेसिंग ट्रैक जो स्प्रिंटिंग ट्रैक होता है पूरा, वो ओपन कर दिया उनके लिए, दो मॉर्निंग के 2-3 घंटे जो है ना लोग आके फ्री में जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं या भाग सकते हैं यहाँ पर। तो उन मेंबर्स ने वो मेंबर्स नहीं है, लेकिन वो जनरल पब्लिक को भी ख्याल आ सकता है ना कि एक डोनेशन बॉक्स में उसमें कुछ डोनेट कर दें, क्या वो जगह का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके जरिए डोनेशंस आते हैं, $5 लाख के पूरे साल के डोनेशंस आए, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने भी ग्रांट दी कि यार ये लोगों की जनरल फैसिलिटी के लिए जगह बनी है, तो गवर्नमेंट ने भी $5 मिलियन ग्रांट दी कि गवर्नमेंट की तरफ से एक तोहफा। फर्दर मोर ग्रांट लाइबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। फर्दर मोर एट द स्टार्ट ऑफ द फिस्कल ईयर, जब साल शुरू हुआ था, द क्लब सिक्योर्ड अ बैंक लोन, क्लब ने एक बैंक लोन भी ली थी $2.5 मिलियन के, और उसका सालाना इंटरेस्ट रेट था 5%, ठीक है। अब यहां पर मुझे थोड़ा सा देखो सवाल है कि अगर ये सिर्फ रिसीट और पेमेंट अकाउंट बना रहा है, तो जो रिसीट पेमेंट अकाउंट में तो जब पैसा आया बैंक लोन के बाद में, तो रिसीट साइड पे $2.5 मिलियन लिख दिया और बैंक लोन लिख दिया,
लेकिन बस और कुछ नहीं है, नोट्स के अंदर लिखा हो कि बैंक लोन जो है ना $2.5 मिलियन का, ये कोई प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं हो रही कि आपके रिसीट हुए, पैसा बैंक अकाउंट में आया है, उसकी जगह लाइबिलिटी क्रेडिट होनी चाहिए बैंक लोन के नाम से, ऐसा कोई दूसरा अकाउंट ही नहीं है रिसीट पेमेंट अकाउंट के अगेंस्ट। तो सिर्फ एक ही अकाउंट है ना, उसमें बस ये वाली अकाउंटिंग जो है ना इनकम्प्लीट रहती है। सही कि आपकी लाइबिलिटी आपके सर पर खड़ी तो उसका प्रॉपर्टी अकाउंट होना चाहिए। बहरहाल तो आपका $2.5 मिलियन आया, तो वो भी आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीट साइड पे किसी किस्म की बैंक लोन से पैसा आया तो लोन, आप जो भी अमाउंट है $2.5 मिलियन यहाँ लिख दिया और यहाँ पर बैंक लोन का नाम लिख दिया। फिर एक्सपेंडिचर्स ये सारे लिखे हुए कि 22 मिलियन का जो है, जब जो रेस्टोरेंट है वो सेल्स कर रहा है 40 मिलियन की, तो उसकी इन्वेंट्री भी पूरे साल की अच्छी खासी आई होगी। अच्छा ग्रैंड रेस्टोरेंट होगा यकीनन ये, क्योंकि इतनी बड़े अमाउंट्स लिखे हुए हैं। तो $22 मिलियन के स्टॉक्स खरीद, मतलब वो रेस्टोरेंट का जो स्टॉक होता है, रेस्टोरेंट की इन्वेंट्री होती है, वो खरीदी गई पूरे साल, ताकि वो अपने मेंबर्स और नॉन मेंबर्स दोनों के को अच्छा फूड सर्विस दे सके। ये हो सकता है मेंबर्स को थोड़ा सब्सिडाइज प्राइसेस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे मेंबरशिप कार्ड की वजह से खाना मिल जाए, जबकि वो रेस्टोरेंट इतना ग्रैंड है कि नॉन मेंबर्स भी आके वहाँ खाना खाना चाहता है। और क्यों खोल के रखा है नॉन मेंबर्स के लिए वो रेस्टोरेंट? एक तो उनसे पैसा मिलेगा, रेवेन्यू कलेक्ट होगा, दूसरा ये कि कुछ वो आके देखे ना फैसिलिटी, नॉन मेंबर्स आके फैसिलिटी देखें ताकि वो भी मेंबरशिप की तरफ आए, ताकि वो भी क्लब के अंदर अपना जो है ना मेंबरशिप सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, ये कभी कभी इस तरह से इसलिए भी रखा होता है ओपन। एन एडिशनल $1 लाख वाज स्पेंट ऑन कैरियज कॉस्ट एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्टिंग रेस्टोरेंट इन्वेंट्री। तो रेस्टोरेंट का माल जब अच्छा, अब पेमेंट साइड के ऊपर आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया रेस्टोरेंट के नाम से। मैं आपको बिल्कुल ही इसको जो है ना पूरा बना के नहीं दिखा रहा, जिस तरह से आपने डेबिट साइड पे इनकम्स लिखी यहाँ पर सारी, क्रेडिट साइड पे आपने लिख दिया कि रेस्टोरेंट का स्टॉक खरीदा गया ना, तो रेस्टोरेंट इन्वेंटरी। अच्छा, ये रेस्टोरेंट इन्वेंटरी का कोई क्रॉस रेफरेंस टीम ढूंढना है नहीं, रिसीट पेमेंट अकाउंट का कोई क्रॉस रेफरेंस। फिर इसके अलावा कैरिज इनवर्ड्स भी हुआ है, ये रेस्टोरेंट की इन्वेंटरी जो आई है उसका कैरिज इन भी आपने पे किया है अमाउंट, वो कितना $500,000 लिखा था, कितना लिखा था जो भी था, तो पेमेंट साइड पे लिख रहे हैं आप $100,000 सॉरी। स्टाफ की सैलरीज है, जनरल स्टाफ की सैलरीज है या रेस्टोरेंट स्टाफ की सैलरीज है $1 मिलियन, और इसके अलावा पूरे साल की रेस्टोरेंट के स्टाफ की सैलरी पूरे साल की। और ग्राउंड्समैन है जो आपके क्रिकेट का मैदान है, फुटबॉल का मैदान है, उसकी रखवाली कर रहे हैं, तो उनकी पूरे साल की सैलरी इतनी है जो कि आउटडोर फैसिलिटीज को सिक्योर करते हैं। इसके अलावा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी खर्चे हुए, भारी भरकम खर्चे भी हुए, जैसे कि फर्नीचर खरीदा गया $1 मिलियन का पूरे साल, $5 मिलियन का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा गया पूरे साल, $20 मिलियन इन्वेस्ट किया गया बिल्डिंग के एक्सपेंशन में। आपका ये जो जिमखाना पूरा बना है $20 मिलियन उसकी जगह के एक्सपेंशन के अंदर खर्च किया गया। तो इतने बड़े बड़े एसेट्स हैं, सिर्फ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से काम नहीं होगा, लेकिन पहला मैंने आपको टास्क दिया रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आपने बनाना है। क्लियर है? तो यहाँ पर जगह दी हुई है और उसका यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, लेकिन आंसर नहीं देखना, आंसर देखे बगैर पहले बनाना है, उसके बाद आंसर को रेफर करना है। ठीक है, कि आप गलत तो नहीं कर रहे कुछ। जब ये कर लो एक्टिविटी, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ोगे। अकाउंट्स फॉर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब आप उसको उस नजर से देख रहे थे पहले कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट खाली बना रहे, लेकिन अब उससे बढ़कर सोचो जरा कि ये एक बहुत बड़ा क्लब है। अगर जिस क्लब की हमने मिसाल दी थी पीछे अल मंसूरा जिमखाना की, तो इतना बड़ा क्लब है, उसके इतने सारे एसेट्स हैं, उसकी बैंक लोन है, ठीक है, उसका क्लोजिंग में इतना सारा पैसा बचता है बैंक अकाउंट में, ठीक है, उसके इतने बड़े बड़े एसेट्स हैं जो डेप्रिशिएट भी होने चाहिए, सही है, तो उसके प्रॉपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनना चाहिए, जैसा कि किसी बिजनेस, बड़े बिजनेस में बनता है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, वैसा ही इतना बड़ा क्लब, इतनी बड़ी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन गया, एक छोटा मोटा क्लब नहीं रहा, वो क्लब ही का नाम है लेकिन बहुत बड़ा बन गया ये। तो उसका अपना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसकी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज क्या क्या है, ठीक है ना। तो आपकी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज जो हमने देख ली थी पीछे, चैरिटीज हो सकती है, सब्सक्रिप्शन हो सकती है, गवर्नमेंट ग्रांट हो सकती है, या रेस्टोरेंट की सेल्स हो सकती है, सारी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज पॉसिबल है। तो वो आप रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के डेबिट साइड से उठाते हो, और जो एक्सपेंसेस वाली एक्टिविटीज है वो क्रेडिट साइड से उठाते हो, और उसके बलबूते पे आप पूरे का पूरा क्या बनाते हो, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अच्छा, इसके अंदर कुछ फर्क दिए हुए, एक प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलता है, तो कोई क्लब या कोई भी और नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या बोलती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जिसको एक प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस नेट प्रॉफिट बोलता है, ये उसको क्या कहते हैं, सरप्लस ऑफ इनकम, कि हमारी इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस की बनिस्बत, इसको प्रॉफिट नहीं बोले क्योंकि प्रॉफिट का ताल्लुक ओनर के पैसे से हो जाता है, तो हम वो वाली टर्म्स यूज ही नहीं कर रहे क्योंकि कोई ओनर ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो अक्यूमुलेटेड फंड्स है, तो अक्यूमुलेटेड फंड्स में इनकम ज्यादा है या इनकम कम है, ये वाली लैंग्वेज यूज हो रही है, सही है। तो सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस से ज्यादा इनकम है,
जबकि नेट लॉस अगर हो रहा है तो किसी प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस में नेट लॉस का लफ्ज यूज हो रहा है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट में उसको क्या कहते हैं, डेफिसिट ऑफ इनकम। ठीक है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, ओवर एक्सपेंडिचर ऑब्वियस सी बात है। सरप्लस ऑफ इनकम और डेफिसिट ऑफ इनकम, ये दो याद रखना बस। जो ओनर्स कैपिटल कहलाता है प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस में, वो नॉट फॉर प्रॉफिट में अक्यूमुलेटेड फंड्स कहलाता है। ये बात पहले भी हुई थी। ठीक है, एक सैंपल के तौर पे टी अकाउंट आपके सामने बना हुआ है सब्सक्रिप्शंस के नाम से। सही, ये सब्सक्रिप्शंस के टी अकाउंट को अगर मैं थोड़ा सा गौर करूं, ये क्यों बना, ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से अब हम बाहर जा रहे हैं, अब ये हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की तरफ जा रहे हैं। अब इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट को आप गौर से देखें। सब्सक्रिप्शन की नेचर, अभी हमारी मतलब एक क्लब है, वो सब्सक्रिप्शन चार्ज करता है लोगों से, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन के बदले पैसा आता है। अब आप इसको नॉर्मली जब हम अकाउंटिंग करते हैं उस तौर पे सोचते हैं, जब जब सब्सक्राइबर्स पैसा देते हैं तो हम बैंक डेबिट करते हैं और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट करते हैं। ठीक है, हर सब्सक्राइबर के मिसाल के तौर पे सालाना $500 के चार्जेस हैं। ठीक है, अब वो जितने भी सब्सक्राइबर से पैसा आ गया तो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होके डेबिट हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो जाएगी। सही है, अब हमारे मेंबर्स मिसाल के तौर पे 1000 है। ठीक है, और अगर हमारे कुछ मेंबर्स ने पैसा ना दिया हो तो हमारी सब्सक्रिप्शंस क्या हो जाती है, रिसीवेबल। 1000 मेंबर्स हैं, जो $500 के हिसाब से अगर दे तो कितना होना चाहिए, $5 लाख। लेकिन हमारे साल के एंड में हमें पता चला कि हमें टोटल जो रिसीव हुआ है वो $450,000 हुआ है। तो $450,000 से बैंक डेबिट हुआ है और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हुई, राइट। तो जो 450,000 है उसके अलावा 50,000 क्या है हमारे पास, रिसीवेबल। क्या है वो, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कर देता हूं, चलो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट। तुम लोग की क्योंकि पिछली अंडरस्टैंडिंग जो है उसके हिसाब से अगर मैं डबल एंट्री बना रहा हूँ, ये काम वैसे डबल एंट्री की जगह पे टी अकाउंट से भी कर सकता हूँ। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट और सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट, सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। ठीक है, जबकि ये भी सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट है, बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। लेकिन अगर हम एक्रूअल्स प्रीपेमेंट के टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसके बाद देखें तो डायरेक्ट टी अकाउंट के अंदर इस चीज को देखते हैं कि जब जब पैसा आ रहा है हमारे पास हमारे मेंबर्स से, तो बैंक डेबिट हो रहा है, उसके बदले सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब 450,000। इतना तो आ गया। और जब साल के आखिर में हमने कैलकुलेट किया तो पता चला कि सब्सक्रिप्शन कुछ एक्रूड भी हैं। यहां पर एक्रूड का मतलब रिसीवेबल है या पेबल है, रिसीवेबल, ये लेने वाले एक्रूड, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हम रिसीव करते हैं, पे नहीं करते। आप ऑर्गेनाइजेशन हो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव करता है, तो एक्रूड रिसीव करने वाले बिजनेस के लिए रिसीवेबल वाला एक्रूड होता है। तो रिसीवेबल कुछ है जो कि अगले साल ब्रॉड डाउन यहां पर होंगे, कितने 50,000 के रिसीवेबल्स हैं, तो इस साल क्रेडिट डाउन 50,000 है। ठीक है ना, तो टोटल 500,000 हो गई क्रेडिट साइड, डेबिट साइड भी 500,000। तो इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 500,000 हम क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन इनकम के तौर पे लिखेंगे कि $5 लाख की सब्सक्रिप्शन इनकम होगी। ये डिफरेंस फिगर निकाल लिया हमने, क्लियर है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, उसके बदले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट कब होता है, जब कोई इनकम होती है। तो $5 लाख से आपका बस वही पीएनएल टाइप की वर्किंग है, पीएनएल की जगह आई एंड ई लिख रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख रहे हैं। तो एक बेसिक आपको मैंने अकाउंट बना के दिखा दिया कि किस तरह सब्सक्रिप्शन का होता है। अब इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के ऊपर बात करते हैं जरा, तो थोड़ा बेसिक हम उसका आइडिया ले लें कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो किस तरह का दिखता है। बिल्कुल वैसे दिखता है जैसा एक इनकम स्टेटमेंट दिखती है, सारी इनकम्स को ऐड कर लिया, सब्सक्रिप्शन इनकम है, प्रॉफिट ऑन कैंटीन है। अच्छा क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑन कैंटीन, ये नहीं लिखा सेल्स ऑन कैंटीन। कैंटीन का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, कैंटीन क्योंकि एक क्लब के अंदर कैंटीन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो कैंटीन के लिए पूरी इनकम स्टेटमेंट बनेगी अलग से। समझो, ये क्लब है, इसका बनना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब इस क्लब की इनकम स्टेटमेंट कह लो। इस क्लब का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम के तौर पे जो जो लिखा जाएगा वो क्या क्या हो सकता है, सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन रेट से पता चल जाएगी, कैंटीन प्रॉफिट। अब कैंटीन का प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि कैंटीन के जितनी सेल्स थी उसमें से कैंटीन के सारे अखराजात माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा वो यहाँ लिखना है। तो वो यहाँ लिखना है, इसका मतलब इसकी कोई वर्किंग होगी, W1 रेफरेंस दिया, और वो वर्किंग 1 जो है पहले मैं यहां पर करूंगा। ठीक है ना, वो वर्किंग 1 क्या होगी, कैंटीन की इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट किसके लिए, कैंटीन के लिए, क्लब कैंटीन, क्लब कैंटीन। ठीक है ना, उसमें कैंटीन की सेल्स लिखूंगा या
फिर वो कैंटीन की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वही ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी, तो जो भी ओपनिंग इन्वेंटरी आ गई प्लस परचेजेस आ गई लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी आ गई, तो जो भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनी वो माइनस करूंगा, तो बनेगा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। कैंटीन तो प्रॉफिटेबल है ना उसके अंदर। फिर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे कि कैंटीन का कोई स्टाफ है तो उसकी सैलरी, कैंटीन का बिल वगैरह वगैरह, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टोटल माइनस किए तो क्या बचा, कैंटीन का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ये वहां तक नहीं लेके जाएगा कि आपको टैक्स वैक्स अलग से माइनस कराए, इस हद तक अभी नहीं करवाएगा, तो बेसिक नेट प्रॉफिट समझो, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट जो है ये यहां पर क्लब अकाउंट्स के अंदर हम जो है ना ये लेके जा रहे हैं वर्किंग वन का आंसर के तौर पे, ठीक है ना। या यहां पर नहीं तो सफाई के साथ यहां देख लो, ये प्रॉफिट ऑन कैंटीन, ये वो 20 है, पूरी ट्रेडिंग पूरी इनकम स्टेटमेंट बनेगी कैंटीन की, उसका फाइनल फिगर यहां पर आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आ रहा है, ठीक है। कोई कंपटीशन ये कॉन्टेस्ट वगैरह करवाएं आपने अपने क्लब के, तो वो वाली इनकम है, तो 10 20 30 टोटल 60 इनकम है। जबकि एक्सपेंसेस क्या है पूरे क्लब के, वेजेस। अच्छा यहाँ पर एक्सपेंसेस में आप कैंटीन वाले एक्सपेंसेस यहाँ माइनस नहीं करोगे, कैंटीन के एक्सपेंसेस ऑलरेडी कैंटीन की सैलरीज, कैंटीन के स्टाफ का के जो भी खर्चे वगैरह माइनस करेंगे कैंटीन के इनकम स्टेटमेंट में, कैंटीन के बिजली का बिल कैंटीन के इनकम स्टेटमेंट माइनस करोगे, ठीक है। यहाँ जो है सारी वेजेस ये कैंटीन के अलावा वाले जो पूरे क्लब का स्टाफ है उसकी है, ठीक है। इंश्योरेंस हुई स्टाफ की या जो भी आपके इक्विपमेंट वगैरह को इंश्योर करा इतना आपका प्रीमियम गया। इसके अलावा हीटिंग लाइटिंग मतलब बिजली के एक्सपेंसेस, सन्डे एक्सपेंसेस मतलब बाकी अदर एक्सपेंसेस सारे, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। अब ये डेप्रिसिएशन सोचो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो इसकी जगह ही नहीं थी सर, कैश आना और कैश जाने वाली बात हो रही थी उसमें, तो ये तो बाकायदा एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, उसमें तो डेप्रिशिएट मतलब इसमें तो एसेट को एसेट रखते के तौर पे, एसेट को एसेट के तौर पे बुक करेंगे क्लब अकाउंट्स के अंदर, और उस एसेट से रिलेटेड जो भी डेप्रिसिएशन है वो ईयर ऑन ईयर हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में चार्ज करें, तो यहाँ पर वो डेप्रिसिएशन भी है। बहरहाल तो टोटल एक्सपेंडिचर इतने हुए, तो इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, तो 5 क्या हुआ, सरप्लस ऑफ इनकम। क्लियर है। अगर ये 55 एक्सपेंडिचर होते और इनकम हमारी नेट जो होती वो 50 होती तो 5 नेगेटिव आ जाता, वो क्या कहलाता, डेफिसिट ऑफ इनकम। और बहुत क्रिएटिव मत होना, डेफिसिट ऑफ इनकम को उधर भाई हम सरप्लस ऑफ एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, लिख सकते हो भाई, लेकिन एक डायमेंशन में चलो ना। आप कह रहे हो जब इनकम ज्यादा होगी तो सरप्लस ऑफ इनकम कहूंगा, जब एक्सपेंस ज्यादा होंगे तो सरप्लस ऑफ एक्सपेंस कहूंगा, ऐसा नहीं करो। इनकम ज्यादा है तो सरप्लस ऑफ इनकम, इनकम कम है तो डेफिसिट ऑफ इनकम। फिर ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, ठीक है। ये दो अलग मिसालें, रिलेटेड नहीं है उसको, ये स्टूडेंट्स क्लब की इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये एरो क्लब के नाम से एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एरो क्लब की है, तो इसका मतलब एरो क्लब का अपना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना होगा, ये तो खाली एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ। तो इसके नॉन करंट एसेट लिख दिए सारे, बिल्कुल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरह, टोटल नॉन करंट एसेट्स यहाँ आ गए, और ये नॉन करंट एसेट भी क्या, डेप्रिशिएट होने के बाद वाली वैल्यूज है, नेट बुक वैल्यूज है। फिर करंट एसेट्स में इसकी भी कैंटीन है, एरो क्लब की भी कैंटीन है अपनी, तो ये कैंटीन का स्टॉक, कैंटीन की इन्वेंटरी वगैरह, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल के क्लब के मेंबर से जो लेने बाकी हैं वो सब्सक्रिप्शन के टी अकाउंट में कहां पर आता है उसका सीडी बैलेंस रिसीवेबल का, ये क्रेडिट साइड पे सीडी आता है जो कि ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे होता है, राइट। तो ये रिसीवेबल वाला था। इसी तरीके से बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, और टोटल करंट एसेट और ये मिला के टोटल एसेट्स इतने हो गए, तो नॉन करंट लायबिलिटीज इतनी है, मॉर्गेज और बैंक लोन, ठीक है। करंट लायबिलिटीज ये है कि कैंटीन के कुछ क्रेडिटर्स हैं जो कैंटीन से जो माल लिया जिनसे उधार पे वो 20 के हैं, ठीक है। तो ये इसके अलावा जो बचा वो क्या है, अक्यूमुलेटेड फंड। ये एक फर्क है, ओनर्स इक्विटी होता है किसमें, किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस में, लेकिन इसके अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट में क्या है, अक्यूमुलेटेड फंड के नाम से। क्लियर है। अब इसके बाद जो है ना वो मेन चैलेंज है, वो क्या है कि अगर एक बिजनेस का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ आपके सामने, और उस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करनी है, तो वो कैसे करोगे। ये एक ऐसा आगे कॉन्सेप्ट आने वाला है जो कि आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का पूरा कॉन्सेप्ट है, कि एक बिजनेस है जिसने अपने पूरे साल ये वाली अकाउंटिंग की है, जब पैसा आया तो कैश, जब पैसा आया तो रिसीट्स काउंट कर लिया, जब पैसा गया तो पेमेंट्स काउंट कर लिया, और साल के आखिर में देखा कि ज्यादा पैसा आया है या गया, उस हिसाब से डिसाइड किया प्रॉफिट हुआ है। तो पूरे साल मिसाल के तौर पर अगर $2 लाख पैसा आया था और पूरे साल $1.5 लाख पैसा गया था, तो $50,000 कहेगा साल के आखिर में ये मेरा प्रॉफिट है। वो कैश बेसिस वाला बिजनेस है। ऐसा हो सकता है उससे ज्यादा प्रॉफिट हो, क्यों, क्योंकि कुछ हो सकता है अमाउंट रिसीवेबल हो जो अभी रिसीव नहीं हुआ लेकिन एक आध हफ्ते में हो जाएगा, ताल्लुक तो इसी साल से उसका, लेकिन वो कैश बेसिस वाला बिजनेस में झंझट नहीं पालता, कहता बस ज्यादा पैसा आया तो प्रॉफिट है, ज्यादा पैसा चला गया तो लॉस है। ज्यादा पैसा जा कैसे सकता है, फिर जाहिर है किसी से उधार लेके कवर करेगा उस नुकसान को, क्योंकि जितनी इनकम हुई है कैश की सूरत में उससे ज्यादा पे करना है, तो जितनी इनकम हुई तो पे कर दिए, मजीद पे करने के लिए किसी से उधार लेके पे किया ना,
अब किसी से जब उधार लेके पे किए तो आपकी पेमेंट ज्यादा हो गई, सही। अब जो उधार लिया है उसके लिए भी कोई टी अकाउंट नहीं बना हुआ, उसने अलग से नीचे नोट डाल दिया कि मैंने इतना उधार लिया है बैंक से, सही। वो इस तरह के काम करता है। तो ऐसे बिजनेस का ये रिसीट एंड पेमेंट का टी अकाउंट लेके हमें एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करनी है, तो वो कैसे करेंगे, वो इसके अब उस कॉन्सेप्ट पे उसके बाद आ रहे हैं।